हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल टीचिंग रोड पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यापार और भूमंडलीकरण का लेक्चर नंबर 4। पिछले वीडियो में हमने विश्व बाजार की जो आर्थिक मंदी था उसके बारे में पढ़ा था और कुछ नए वर्ड्स के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, जिसके अंदर सट्टेबाजी था और भी शेयर बाजार जैसे कुछ टर्म थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कुछ नए वर्ड्स आएंगे जिसके अंदर न्यू डील हो गया और अधिनायकवाद। इन दो वर्ड्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामिनेशन में उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1920 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुए उनमें आर्थिक कार्गो या आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान था। 1929 के आर्थिक मंदी को आधार वर्ष मान करके 1920 से 1945 के बीच बनने वाले आर्थिक संबंधों को दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं। यानी कि जो भी 1920 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ, 1920 के बाद ही क्यों विकसित हुआ? क्योंकि उसके पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था उसके बाद की बात बता जा रही है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से जो स्टार्ट हुआ था 1919 तक जो चला था उसके बारे में है कि 1919 तक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। उसके बाद में जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुई 1920 के बाद, उसको हम आधार वर्ष माने कि वहां से किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ। तो दो तरीके से समझ सकते हैं, एक 1920 से 1945 से के बीच जो आर्थिक संबंध विकसित हुआ वो उसके बारे में, और दूसरा एक और है जो कि 1950 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से विकसित हुआ जो 1960 तक चलता है। वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो वही बता रहा है कि 1920 से लेकर के 1920 से 1945 तक किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो 1920 से 1929 तक का काल सामान्य आर्थिक समुत्थान एवं विकास का काल रहा। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव छीन हो गया। यद्यपि उपनिवेशों पर उसकी पकड़ बनी रही, लेकिन इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सोवियत संघ ये तीन देश विश्व की सर्व प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध के तुरंत बाद 2 वर्ष आर्थिक संकटों का काल था। यह संकट में कमी के कारण उत्पन्न, आगे देखेंगे कि उसके बाद में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर मेन मुख्य रूप से क्या बातें बता रही है कि जो विश्व बाजार जब आया उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से विकसित हुआ, तो उसके बारे में दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे 1920 से लेकर के 1945 तक के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, और दूसरा एक होगा कि 1945 से लेकर के 1960 के बाद पढ़ेंगे कि इसके बीच में क्या संबंध विकसित हुआ था। तो यहाँ पर जब 1920 के बाद जब युद्ध खत्म हुआ, जब जितने भी युद्ध में पार्टिसिपेट देश थे वो सारे देश अपने अपने स्थिति को सुधारने के लिए जब लगे, तो उसके अंदर कुछ देश था जो प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरा, जिसके अंदर आप जानते हैं जापान, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है वो रूस का इलाका कहलाता है। आज जहाँ पर रूस देखेंगे, मैप निकालेंगे और वहाँ पर रूस पे जाएंगे, रूस पे जाने के बाद जितना भी इर्द गिर्द का उसका एरिया आता है वो सारे के सारे सोवियत संघ पहले कहलाते थे, जो कि आज रूस कहलाता है। सोवियत संघ ही टूट गया तो वहाँ पर रूस और कई सारे उसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो सारे देश टूट के बने हैं सोवियत संघ के, तो वही सोवियत संघ था। तो ये बता रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद में 3 प्रमुख शक्तियां उभरी थी, जिसके अंदर एक था अमेरिका, दूसरा जापान और तीसरा सोवियत संघ। और सोवियत संघ ही टूटा तो कई छोटे छोटे देश बने, जो अगर आप मैप में जाएंगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब युद्ध के तुरंत बाद जो था वो 2 वर्ष अमेरिका के लिए काफी चुनौतियों भरा काल था, क्योंकि जब 1919 में युद्ध समाप्त हुआ था, 1919 में युद्ध समाप्त हुआ था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसके 2 वर्ष के बाद उसकी जो स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर थी। कोई भी देश हारे या जीते उससे मैटर नहीं करता, लेकिन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जरूर कमजोर होती है जब वो युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट होता है, जब वो युद्ध के अंदर भागीदारी लेता है। तो ये तय है कि या फिर उसका कम नुकसान होगा या फिर थोड़ा ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो होना ही है। तो वही उसकी युद्ध की स्थिति, जब उसकी युद्ध में जब वो पार्टिसिपेट किया था तो उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। तो उसके 2 वर्षों में 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। श्रमिक हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा था। 1922 के बाद कुछ स्थितियाँ बदली थी। वहाँ तकनीकी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार काफ़ी हुआ, जिसका प्रमाण 1928 से 1929 में 50 लाख कार की बिक्री हुई थी। यानी कि जब उसकी स्थिति कुछ सुधरी थी, यानी 1919 के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में 2 वर्षों के बाद 1922 में इसकी स्थिति कुछ हद तक सुधरी थी, लेकिन फिर भी वहाँ की स्थिति इतनी नहीं सुधरी जितनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक सुधरी थी, जो कि 1929 आते आते उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से खराब हो गई थी। जैसे कि देखा गया कि 1950 जब 1929 के आसपास में 28-29 में 50 लाख कार बिक्री हुई थी, लेकिन वही 1929 में फिर आर्थिक मंदी आ गया तो उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। इसी विकास का एक और नकारात्मक परिणाम अमेरिका को यह देखने को मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता कुछ हाथों में और कंपनियों के पास केंद्रित हो गई। यानी कि जब 1928 और 1929 ईस्वी में जब उस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड वो हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसका फैलाव हो रहा था अमेरिका का, तो ये पाया गया कि उसकी जो कुछ शक्तियाँ हैं वो कुछ ही
लोगों के हाथों में है। एक उसकी जो सत्ता था वो कुछ जो मजबूत हाथ थे, जैसे कि जो अधिक पूंजीपति लोग थे, उनके हाथों में चला गया था सत्ता। तो ये काफी नकारात्मक पहलू था कि कोई भी देश का प्रशासन शासन व्यवस्था हो तो वो जनता के हाथ में रहना चाहिए, ना कि ये किसी एक इंसान के केंद्रित होना चाहिए। किसी भी देश की जो एक उन्नति देश वही कहा जाता है जिसकी सत्ता देशवासियों के हाथ में हो, न कि किसी एक इंसान के हाथ में हो। किसी एक इंसान का हाथ हो जाता है तो वही राजा वगैरह जो होते थे उनकी एक हाथ में सत्ता होती थी। लेकिन जो आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसके अंदर एक इंसान के हाथ में सत्ता केंद्रित नहीं रहती, बल्कि जनता के बीच सत्ता का वो जो वितरण होता है वो जनता के पास होता है। भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से ही हो, लेकिन होता जरूर है। सोवियत रूस और जापान, इन दो देशों ने भी 1920 से 1929 के बीच आर्थिक क्षेत्रों में काफी प्रगति की। सोवियत रूस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो सोवियत संघ था जो आज फिलहाल रूस है, तो ये और जापान, इन दोनों देशों में भी 1920 से 1929 के बीच इनकी जो आर्थिक स्थिति सुधरी वो काफी इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया था वही युद्ध समाप्त होने के बाद। रूस अपनी नई आर्थिक व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रचलित और प्रसारित करने की कोशिश की, तो उधर जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी को आक्रामक रूप दिया, जिसका शिकार चीन हुआ था। इस काल में भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार निर्णायक रूप से हुआ, क्योंकि प्रथम महायुद्ध के बाद उन्हें आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ा था। दूसरे उस समय शासक देशों द्वारा किया गया राजस्व का वायदा पूरा नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि सारे देशों ने अपनी अपनी स्थिति पे जो जहां था वहां पर अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। मैंने उधर देखा, ऊपर के स्लाइड में देखा हम लोग कि अमेरिका ने किस प्रकार से अपनी स्थिति को सुधारा था 1919 ईस्वी के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में। फिर अभी यहाँ पे देखे रूस ने भी अपनी स्थिति को काफी सुधारा। कैसे सुधारा? तो उसने अपने यहाँ पर नई आर्थिक व्यवस्था जो थे उसको वो पूरे विश्व तक लागू करने का कोशिश किया अपने देश के अंदर और अपनी स्थिति को सुधारा। जापान ने भी इसी तरीके से कुछ करके अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश किया। लेकिन जो भारत था, भारत के अंदर जो था वो औपनिवेशिक व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पर किसी दूसरे देश का कब्जा था, जैसे कि इंग्लैंड का कब्जा था, तो वो यहाँ पर वो तो अपना एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के देशवासियों ने कि अंदर राष्ट्रीय चेतना का भाव शुरू हुआ था, यानी कि ये लोग अपने आप को अब ये महसूस कर रहे थे कि मुझे देश में आज़ादी की मतलब उनके अंदर आज़ादी की भावना उत्पन्न हो रही थी और उन लोगों ने यहाँ पर आज़ादी के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी किए थे। ये जब जो आर्थिक संकट उसके बाद की बात ये बताई जा रही है। अब देखते हैं कि जो अमेरिका था उसके अंदर फिर से एक न्यू डील आया था, तो वो किस प्रकार से लागू किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप समझ लेते हैं कि न्यू डील क्या होता है। न्यू डील जो था वो अमेरिका के अंदर लाया था। इसको किसने लाया था? इसको अमेरिकी के जो एक वहाँ के राजनयिक थे जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ही लाया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील की स्थापना की थी, जो नीचे पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि न्यू डील क्या था। जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया हो। जिसकी ये एक नीति थी जिसके अंदर ये लोगों के लिए ये एक नीति लाया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो जन कल्याण है उसकी जो भी एक जन कल्याण के लिए लाया गया था, ये एक बहुत बड़ी योजना थी जिसके अंदर ये बहुत एक निश्चित रूप से ये ध्यान रखा गया था कि जो राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को नियमित किया जाए, यानी कि जो राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो किसी एक हाथ में केंद्रित न करके विस्तृत केंद्रों में बांटा जाए और साथ ही साथ जो लोग हैं उन लोगों को भी सत्ता में भागीदारी की जिम्मेदारी दिया जाए। तो यही एक न्यू डील था, जो कि नीचे हम काफ़ी ज़्यादा रूप से पढ़ेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू डील क्या है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि न्यू डील जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नीति थी जो कि अमेरिका द्वारा लाया गया था। ये भी आप उसके अंदर मेंशन कर देंगे पॉइंट कि जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया। आर्थिक क्षेत्र यानी कि आप केवल आर्थिक क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर इनकम, जिसे हम इनकम का सोर्स करते हैं। आर्थिक क्षेत्र जिसके अंदर कृषि हो गया या फिर कोई उद्योग धंधा हो गया, ये आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो केवल आर्थिक क्षेत्र के अंदर ध्यान नहीं दिया गया बल्कि उसके साथ राजनीतिक क्षेत्र के अंदर और प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर भी ध्यान दिया गया था। तो यही न्यू डील था जो कि अमेरिका में लाया गया था। किसने लाया था? तो डी रूजवेल्ट ने लाए थे। क्वेश्चन पूछता है अगर आपके एग्जाम में कि न्यू डील नीति कहाँ पर लाया गया था, तो ऑप्शन में टिक करेंगे अमेरिका। अगर पूछेगा कि किसने लाया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लाया था, उनकी समय में ही आया था। 1929 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ, उसका एकमात्र उसे आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करना या समाप्त करना था।
जैसे कि मैंने बताया कि जो भी उसके अमेरिका में था वो आर्थिक संबंध विकसित हुआ था, एक देश दूसरे देश से जब कनेक्ट हुए थे तो उनका उद्देश्य यही था कि जो आर्थिक मंदी आया था, इस आर्थिक मंदी का जो दुष्प्रभाव पूरे देश के ऊपर हुआ उससे हम किस प्रकार से निकले, ये मुख्य रूप से उनका प्रकाश वाला क्षेत्र था। मुख्य रूप से इनका यही मूल बिंदु था। इस महामंदी की शुरुआत अमेरिका से शुरू हुआ था, 1933 तक बना रहा। जब 1929 में आर्थिक मंदी आई उसके बाद में ये 1933 तक बना रहा था। इस बीच अमेरिका राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ। 1932 में उनकी जो उदय हुआ था 1932 में हुआ था। उन्होंने नई व्यवस्था जिसे न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया, जिसमें जन कल्याण की एक व्यापक योजना शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग में संतुलन लाना, साथ ही साथ मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना भी। जन कल्याण के तहत रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पुल, स्थानीय विकास के कार्य के भी करने की इसके जो योजना थे उसका काम था। इन्होंने योजना लाया था जिनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी अमेरिका की, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये योजना लाई थी कि जो देशवासी है उनकी जो कृषि क्षेत्र है उस कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों का संतुलन बनाया जा सके, यानी कि दोनों के अंदर जो बैलेंस है वो किया जा सके, और साथ ही साथ उनकी मानव समाज जो आम जनता है उस आम जनता की जो सुरक्षा को भी प्रदान किया जाए, साथ ही साथ वहाँ की जो भी सड़क है, रेल मार्ग है, पुल है, इसको भी बनाने का कार्य किया गया इस न्यू डील नीति के तहत। तो इतने सारी बातें आप लिख सकते हैं कि न्यू डील नीति जो थी वो अमेरिका में लाया गया था। जिसके पूछेगा कि न्यू डील नीति क्या है तो वहाँ पर न्यू डील नीति का जैसे कि मैंने ऊपर आपको परिभाषा बताया वो लिख देंगे। उसके बाद नीचे पॉइंट डाल के लिखेंगे कि ये अमेरिका में लाया गया था, इसके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लाए थे। इस योजना के तहत जो अमेरिका में लोग थे उन लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति और कृषि क्षेत्र दोनों को संतुलन करने का प्रयास किया गया, साथ ही वहाँ पे मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित करने का भी प्रयास किया गया। और इसी के तहत जो जन कल्याण मिशन था, इस मिशन के तहत रेल मार्ग, सड़क मार्ग जैसे जो काम था इस कामों को भी पूरा किया गया। तो ये सारी आप बातें लिख देंगे तो आपको नंबर काफ़ी अच्छा तरीके से मिल सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। और जो ये न्यू डील योजना थी, इसी योजना के अंतर्गत ये सारे प्रयासों को किया गया, यानी जन कल्याण से संबंधित बातों को ध्यान में रखा गया। और इसी योजना के अंदर ये भी प्रयास किया गया कि लोगों को रोजगार का अवसर दिया जा सके, लोगों को रोजगार मिले। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया गया वहाँ पर कि जो मजदूर है उनके मजदूरों की वृद्धि किए जाए, काम के घंटों को तय किया जाए और मूल्यों में वृद्धि को रोकना। जो मूल्य की सामान का दिन प्रतिदिन जो वृद्धि हो रहा था उसको रोकना मुख्य रूप से इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और साथ ही ये भी बातों को ध्यान रखा गया कि जो हमारी जो 1919 जब युद्ध हुआ था 1919 में, इस युद्ध के पहले जो भी स्थिति थी 1914 से 1919 के पहले जो अमेरिका की स्थिति, उस स्थिति को अपने आप को पहुंचाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था। तो इस योजना के मुख्य रूप से यही उद्देश्य था। मैंने कई पॉइंट बता दिए इस योजना का क्या उद्देश्य था। इस योजना का उद्देश्य जन कल्याण से संबंधित कार्य को करना था, जिसके अंदर रेल मार्ग, सड़क मार्ग को बढ़ाना था। दूसरा ये था कि वहाँ पर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि करना और उसके काम के घंटों को सुनिश्चित करना था। और 1919 से पहले जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, युद्ध के पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति तक अपने आप को पहुंचाना, ये मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य था। अब आगे देखते हैं क्या है। उधर यूरोपीय देशों में इस मंदी से निकलने के लिए जो प्रयास हुए उसके अंतर्गत सभी सरकारों ने कड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया। कृषि पंधार पूर्वी यूरोपीय देश, जिसके अंदर बल्गारिया, हंगरी और रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया तथा जिसके अंदर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश साम्राज्य के अलग हुए देश का संघ देशों ने 1932 में ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया। नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों ने ओस्लो गुट जैसे क्षेत्रीय प्रबंध भी किया। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अमेरिका ने किस प्रकार से एक न्यू डील नीति लाई और वहाँ पर अपनी स्थिति को सुधारा। साथ ही साथ जो यूरोपीय देश इन लोगों ने भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था। कैसे इन लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने इसके अंदर देखे थे कि जो कृषि प्रधान जो देश था, ये सारी कृषि प्रधान देश है, जिसके अंदर बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया, ये सारी कृषि प्रधान देश थे, जो कि मैप पे जाएंगे ना, ये सारी यूरोपीय कंट्री है। तो इस यूरोपीय कंट्री ये काफ़ी गरीब कंट्री है, जो कृषि प्रधान मुख्य रूप से ये देश है। तो ये देशों ने, और फिर से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अलग हुए देश के संग थे, जो ब्रिटिश जो है ना उसके आसपास के जो देश थे, इन सारे देशों ने मिलकर के एक समझौता किया 1932 में, जिसका नाम था ओटावा समझौता। इस समझौता के तहत ये बात को सुनिश्चित किया गया कि जो आयात निर्यात है उसको संतुलन किया जा सके। इन लोगों ने आयात निर्यात को संतुलित करने का प्रयास किया। किस समझौता के माध्यम से? तो ओटावा समझौता के माध्यम से। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ओटावा समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ओटावा समझौता 1932 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे।
और किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो यूरोपीय देश में हुआ था और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के बीच में हुआ था। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कौन से वो देश थे जो कि ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए थे, और यूरोपीय संघ के अंदर वही जो ये छोटे छोटे कंट्री जो कि काफ़ी गरीब देश है, तो इन दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। तो इससे ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किए थे। 1932 में आयोजन सम्मेलन हुआ जिसके अंदर जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था ताकि व्यापार बढ़े। इसी समय फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रियो ने पहली बार यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाने का सुझाव दिया जो सफल नहीं हो सका। राष्ट्र संघ के स्तर पर इस संकट के हल के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 67 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मुद्रा में स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद की नीति को अंत कर परस्पर व्यापार और सहयोग की नीति अपनाने की बात कही गई, जिसका सभी देशों ने समर्थन तो किया, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में यह सफल नहीं हो पाया था। 1932 ईस्वी में जो ओटावा समझौता हुआ, उसके बाद में 1933 में लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके अंदर 67 देशों ने भाग लिया। ठीक, अब इस 67 देशों में से जो भी लोग आए थे, इन सारे लोगों ने अपने अपने मत रखे कि किस प्रकार से युद्ध के बाद स्थिति है उसको सुधारा जा सके। इसके अंदर कुछ बातें का जिक्र किया गया जिसके अंदर कहा गया कि जर्मनी के अंदर जो क्षतिपूर्ति की राशि बहुत ज़्यादा उसको कहा गया है देने के लिए, उसके राशि को कम कर दिया गया। जैसे कि युद्ध में आप पढ़े होंगे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जर्मनी के ऊपर पैसे के लिए दबाव बनाया गया था कि आपको पैसा खर्चाना करना पड़ेगा जो युद्ध के अंदर हुआ है, तो इस राशि को कम कर दिया गया। तो साथ ही साथ इस देश के अंदर जितने भी देश हैं, इन सभी देशों के अंदर किस प्रकार से मुद्रा का स्थिरता लाया जाए। मुद्रा स्थिरता का मतलब ये है कि आप देखते होंगे जब भी कोई जैसे अभी कोरोना का काल था, तो इस कोरोना के काल में किसी भी देश की जो करेंसी है उसकी घटती बढ़ती है। इसको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि डॉलर है, तो डॉलर और भारतीय रुपया, तो जब डॉलर का कीमत $1 की कीमत भारतीय रुपये में लगभग अभी 72 या 76 रुपये के आसपास पड़ता है, ये बढ़ते घटते रहता है। तो जब किसी देश की मुद्रा कम हो जाएगा तो $1 जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि $1 जब अपने देश की मुद्रा काफ़ी कम हो जाएगा तो $1 100 रुपये के बराबर भी हो सकता है। और मुद्रा की स्थिरता का मतलब ये है कि जो हमारा $1 का कीमत है वो फिक्स रहे, घटे बढ़े, जैसे 72 रुपया तो 72 रुपया ही रहे, घटे बढ़े नहीं। तो इस तरीके से मुद्रा स्थिरता इसी को कहते हैं कि जो डॉलर की तुलना में अपने किसी भी देश की जो करेंसी है उसको स्थिर बनाया जा सके, मतलब उसको घटने बढ़ने नहीं दिया जाए। और ये नहीं कि जब बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब हुआ तो डॉलर की कीमत $1 है तो भारतीय रुपये में उसकी करेंसी 100 रुपया चला गया, तो इससे डॉलर की कीमत इससे जो भारतीय रुपये की कीमत क्या हुई वो घट गई। तो इसी तरीक़ा से सभी देशों ने यह निर्णय लिया था कि जो भी देश के अपनी करेंसी है उसकी स्थिरता को बनाया जा सके, यानी कि इसका प्रयास जरूर करें कि हमारी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू घटे नहीं, वैल्यू बरकरार रहे। तो इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया जिसका सभी देशों ने स्वागत किया, लेकिन ये कुछ हद तक सफल नहीं हुआ, कुछ हद तक ही सफल हुआ और थोड़ा सा सफल नहीं हुआ। और इसके अंदर एक संरक्षणवाद की नीति को अंत करने का भी कोशिश किया गया। ये संरक्षणवाद की नीति क्या था उसके बारे में हम आपको बताए थे। संरक्षणवाद की नीति क्या था, वो था कि एक देश दूसरे देश के ऊपर जाकर के अटैक करके कब्जा कर लिया जाता था यूरोपीय देशों के द्वारा, तो ये संरक्षणवाद कहलाता था। किसके द्वारा था? सैनिक प्रभाव के माध्यम से। तो कहा गया कि इस जो संरक्षणवाद है इसको रोका जाए, इसके ऊपर प्रयास करेंगे, लेकिन ये कुछ हद तक सफल हुआ और सफल भी नहीं हुआ, ये भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है अधिनायकवाद, इसको पढ़ते हैं कि अधिनायकवाद क्या है। वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियाँ केंद्रित होती है, वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि बना लेता है। आप अधिनायक में से अगर आप अधि को हटा दें और वाद को हटा दें तो केवल बचेगा नायक। नायक का मतलब होता है जो हीरो बनता है, अपने आप को हीरो कहलाने के लिए समाज में अच्छी अच्छी बातें बोले और फिर लोगों के बीच में अपना दिल जीत ले लोगों का, वही होता है नायक। तो यहाँ पर वही अधिनायकवाद था। अधिनायकवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है, वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। अच्छा, ये कोई राजनीतिक रूप से व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये देखा जाता है कि लोग, आप कैसे कोई भी एमएलए हो गया या फिर आपके समाज का कोई व्यक्ति होगा जो कि लोगों के बीच में बैठता होगा, मिलता होगा उनसे, और बैठते उठते उनकी स्थिति अपने देश की, अपने जो राज्य है या फिर अपने गांव है उस गांव की स्थिति से वो अवगत होता है और अच्छी अच्छी बातें कहता है कि हम जीतेंगे तो नाले बनवाएंगे, हम जीतेंगे तो पानी की व्यवस्था करवाएंगे, हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी काम करता नहीं है। लेकिन लोगों के क्या होता है, बातों को जीत लेता है। तो इस तरीके से बातों को जीत करके क्या होता है, वो आपसे वोट ले लेता है और जो गाँव की मुखिया हो गया या फिर कोई भी हो गया तो वो अपना जो उस सत्ता का पावर है वो अपने हाथों के अंदर कंट्रोल कर लिया। तो वही था अधिनायकवाद। अधिनायकवाद जो था वो वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती है, कोई भी शक्ति है उस एक हाथ में केंद्रित हो गया,
वो कैसे केंद्रित होती है कि वो जनता को लुभा लेता है, अपनी मीठी मीठी बातें करके उसको लुभा लिया और उसको अपने अंदर वश में कर लिया और वोट लोग दे दिए तो वो जीत गया, और जीत गया तो सारी पावर उसके अंदर चल गई। तो वही था अधिनायकवाद। मुझे उम्मीद है कि ये समझोगे आप। आर्थिक मंदी के अवलोक में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं। रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में बढ़ा, क्योंकि वही एक देश था जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, जिससे उसका प्रभाव बहुत बढ़ा। दूसरे, इटली तथा जर्मनी में अधिनायकवाद शासन प्रणाली का उत्कर्ष हुआ। अधिनायकवाद शासन प्रणाली निकली थी किस कहाँ पर? इटली के अंदर। चूंकि विश्व के सभी देश आर्थिक मंदी से निपटने में इस कदर उलझ गए थे कि उन दो देशों में उभरने वाली नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों को देख और समझ नहीं पाए। इटली और जर्मनी में लोकतंत्र की विफलता और अधिनायकवादी तथा तानाशाही तंत्र का उदय हुआ। यूरोप के कई और देशों को अपने लपेट में ले लिया, जैसे स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनान इत्यादि। यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद उदित होने वाले राजनीतिक व्यवस्था अपनी नीतियों से द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभी बना दिए। देखिए, सारे लोग इस बात में इस कदर से उलझ गए थे कि मुझे आर्थिक मंदी जो आया था, इस मंदी से हमें निपटना है। लेकिन इसी बीच में दो देश थे, एक था इटली और जर्मनी। इन दो देशों के बीच में, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो इन दो देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा इनको बोझ डाल दिया गया था। तो यहाँ पर जो भी लोग थे, इन लोगों ने अपनी जनता को प्रेरित करना शुरू कर दिया कि आप देखो, ये आपके देश में हमारा ये देश है, मतलब कि उनकी राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया। राष्ट्रीय चेतना क्या बढ़ाया? भड़काऊ भाषण दिया, उन लोगों की बातों को जीता। यहाँ के जो इटली और जर्मनी के जो नेता थे, इन लोगों ने जीता, और जनता भी इस बात में अपने आप को विलग्न करती कि हाँ, ये जो बात बोल रहा है सही बोल रहा है। और फिर से यहाँ पर एक हिटलर जैसे लोगों ने का उदय हुआ, और हिटलर जैसे लोग निकले जो कि फिर आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बना था, और सेकेंड वर्ल्ड वार जिस तरीके से हुआ था। तो ये सारी बातें थी जो हमने इस वीडियो के अंदर देखे थे। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहाँ पे पढ़ेंगे कि 1950 के बाद किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। और चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ये जो चैप्टर है वो लंबा जाएगा, अभी समाप्त होने वाला नहीं है। कम से कम इसके अंदर 3 से 4 वीडियो और बन सकते हैं। कोशिश करते हैं जल्दी समाप्त करने का। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान